आज के क्लास में हम लोग लोक नृत्य के बाद बिहार में लोक नाट्य देखेंगे। ठीक है, बिहार के कुछ अपने लोकप्रिय लोक नाट्य है जिनका वहाँ के सांस्कृतिक और ठीक है लोक जीवन में काफी महत्व है। ये लोक नाट्य विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों, मांगलिक कार्यक्रमों आदि अवसरों पर यहाँ के लोगों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इन नाट्यों में अभिनय, संवाद, कथानक गीत एवं नृत्य सभी का भरपूर समावेश होता है। ये नाट्य प्राय रात्रि में ही आयोजित किए जाते हैं। इसे प्रस्तुत करने के लिए किसी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बिहार में प्रचलित लोक नाट्य की बात करें, सबसे पहले विदेशिया होता है। ठीक है, क्या होता है विदेशिया? विदेशिया से कई बार प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया। इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता प्रसिद्ध लोक कलाकार कौन थे? भिखारी ठाकुर थे। विदेशिया के रचयिता कौन थे? भिखारी ठाकुर थे। ठीक है, विदेशिया मुख्यतः लोक नाट्य परंपरा के आधार पर विकसित किया गया। संस्कृत नाटकों की भांति इस नाट्य में ठीक है मंगलाचरण होता है। इसमें प्रत्येक कलाकार की बात करेंगे तो बहुआयामी होता है। ठीक है, तो विदेशिया लोक नृत्य के लोक नाट्य के जन्मदाता कौन है? भिखारी ठाकुर। ठीक है, वह नाटक का पात्र होता है, जरूरत पड़ने पर समय समय पर मंच निरीक्षण का कार्य भी करता है एवं जगह जगह पर ढोलक या भी झांझ बजाने का काम भी करता है। इससे महिलाओं की भूमिका भी पुरुष कलाकारों के द्वारा की जाती है। ठीक है, महिलाओं की भूमिका की बात करेंगे तो पुरुष कलाकारों के द्वारा की जाती है, मतलब जो महिला का जो रोल जो होता है वो भी पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विदेशिया में दर्शकों को हंसाने के विदूषक या जोकर भी रहता है। ठीक है, विदूषक कह लीजिए या फिर जोकर कह लीजिए। ठीक है, लेकिन वो फारसी थिएटर की तरह नाट्य के प्रमुख पात्र की भूमिका नहीं निभाता। ठीक है, विदेशिया के प्रचलन मुख्यतः भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में अधिक है। कहाँ पे है विदेशिया का प्रचलन? भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में आपको अधिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके रचयिता के प्रसिद्ध कलाकार जो है कि लौंडा नाच के भी जनक कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर। तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का क्या कहा जाता है? तो शेक्सपियर भी कहा जाता है। ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, डोमकच। ठीक है, हास्य परिहास से परिपूर्ण यह नाट्य मुख्य रूप से घर आंगन परिवेश में विशेष अवसरों तथा बारात के जाने का देर रात्रि में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आदिवासी में भी प्रचलित है। ठीक है, बारात जब चला जाता है तो घर से बारात में सारे पुरुष लोग जब चले जाते हैं तो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, हास्य परिहास से परिपूर्ण यह नाट्य मुख्य रूप से घर आंगन परिसर में विशेष अवसरों पर यथा तथा बारातों के जाने के देर रात्रि के बाद महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को प्रेक्षागृहों में प्रदर्शित नहीं किया जाता क्योंकि इसमें मनोविनोद एवं हास परिहास के लिए अश्लील संवाद, हाव भाव प्रसंगों का विशेष स्थान रहता है। ठीक है, मतलब हंसी मजाक भी इसमें काफी होता है। बारात जाने के बाद चोरों के डर से स्त्रियां रात भर जगे रहने के क्रम में इस नाट्य का अभिनय करती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है पुरुष पूरा चले जाता है तो चोर लोग मतलब जो भी होता है वो घर पे चोरी कर सकता है, फिर और भी बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो उसके बाद नृत्य को किया जाता है रात भर। इसमें स्त्रियां पुरुष के कपड़े पहनकर अभिनय करती है। इस नृत्य में क्या होते है, स्त्रियां जो होती है पुरुष का कपड़े पहनकर क्या करती है? अभिनय करती है डोमकच नृत्य में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कौन सा नृत्य है? डोमकच। अब यहाँ पे देखिए बिहार के कुछ प्रमुख नाट्य संस्थान की बात करेंगे कि बिहार के प्रमुख कुछ नाट्य संस्थान। औरंगाबाद में नाट्य भारती एक्टर्स ग्रुप है। गया में कला निधि, शबनम आर्ट्स है, ललिता कला मंच है, ललित कला मंच है, नाट्य स्तुति है। ठीक है, सासाराम में आपको निराला क्लब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पटना में रूपाक्षर है, कला निकुंज है, कला त्रिवेणी है, भंगिमा प्रयास है, अर्पण है, अनामिका है, प्रांगण है। ठीक है, सर्जना है, माध्यम है, पाटलिपुत्र कला निकुंज है, बिहार आर्ट थिएटर, इसमें हमें भी एक नाटक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अच्छा बनाया हुआ। ठीक है, कला संगम है। ठीक है, भारतीय जन नाट्य संघ, ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? पटना में मिलेगा। दानापुर में बहुरूपिया है, बहुरंग है। ठीक है, नवादा में शोभादि रंग संस्था है। आरा में क्या मिलेगा? आरा में कामयानी। ठीक है, कामयानी है, युवानिका है। ठीक है, भोजपुर मंच है, युवा समिति, नटी है, नवोदय संघ आदि है। ठीक है, छपरा में मयूर कला केंद्र मिलेगा, शिवम सांस्कृतिक मंच मिलेगा, हिंद कला केंद्र है, इंद्रजाल है, मनोरमा सांस्कृतिक दल इत्यादि। ये सब याद नहीं करना है। बक्सर में नवरंग कला मंच है। ठीक है, बिहिया की बात करेंगे तो भारत नाट्य परिषद है। आप चलेंगे भागलपुर में तो भागलपुर में भी आपको मिलेगा। ठीक है, सर्जना है, सागर नाट्य परिषद है, डीसा प्रेम आर्ट, आदर्श नाट्य कला केंद्र, अभिनव कला मंदिर इत्यादि। ठीक है, जमालपुर में बात करें रॉबर्ट क्रिएशन क्लब मिलेगा आपको, क्रिएशन क्लब मिलेगा, उत्सव मिलेगा। मुजफ्फरपुर में रंग है, बेगूसराय में जिला नाट्य परिषद है, सरस्वती कला मंदिर है। महनार की बात करेंगे तो यहाँ पे अनंत अभिनव कला परिषद आपको मिलेगा। सुपौल में भूमिका, दर्पण कला केंद्र, सूत्रधार, थिएटो क्या लिखा है? थिएट्रेसिया। ठीक है, थिएट्रेसिया
मंगल कला परिषद, ये सबके सब आपको बिहार में क्या है, ये सबके सब है आपको के बिहार में प्रमुख नाट्य संस्था। आपको अगर याद भी रखना होगा ना, तो पटना वाला याद कर सकते हैं। पटना बारे में रूपराक्षर की बात करें, पटना में कला निकुंज, पटना में कला त्रिवेणी, पटना में ठीक है, भंगिमा पटना में है, प्रयास पटना में, अर्पण पटना में, अनामिका पटना में, प्रांगण पटना में, सर्जना पटना में है ठीक है, माध्यम पटना में, पाटलिपुत्र कला निकुंज, बिहार आर्ट थिएटर ये सरकारी है ठीक है, कला संगम की बात करेंगे, भारतीय जन नाट्य संघ की बात करेंगे, ये सब कहाँ पे आपको, पटना में आपको देखने को मिलेगा ठीक है। अब आते हैं जट जटिन। जट जटिन जो होता है नाट्य जो होता है बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। ये दाम्पत्य जीवन पर आधारित है ठीक है। एक नए नए शादी होता है, दाम्पत्य जीवन में जो नोकझोंक जो होता है, नोकझोंक को बहुत अच्छे तरीके से जट जटिन में दिखाया जाता है ठीक है। इस लोक नाट्य की प्रस्तुति सावन से लेकर कार्तिक महीने तक चांदनी रात में स्त्रियों के द्वारा की जाती है। इसका प्रचलन लगभग पूरे बिहार में है, परंतु उत्तर बिहार की स्त्रियों के बीच यह मनोरंजन का प्रमुख साधन है। जट जाटिन की भूमिका मुख्यतः कुमारी का न्याय अदा करती है ठीक है। मतलब एक शादीशुदा जीवन में मतलब क्या होता है ना, मतलब बहुत सारी नोकझोंक होती है कपल्स के बीच में, उसको इसमें दिखाने के काम जो होता है जट जटिन के माध्यम से किया जाता है ठीक है। लेकिन मुख्यतः आप ध्यान में रखोगे कुंवारी कन्याओं के द्वारा इसकी भूमिका को मतलब मुख्य रूप से अदा किया जाता है ठीक है। जट जहां दूल्हे की पोशाक पहनाई जाती है ठीक है, जट को मतलब क्या होता है, दूल्हे की पोशाक पहनाई जाती है। जटिन को रंगीन साड़ी और कुमदनी के फूलों से अधिक आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। लगभग 5 से 6 हाथ की दूरी पर दोनों दल की स्त्रियां पंक्तिबद्ध होकर आमने सामने खड़ी हो जाती है ठीक है। मतलब कुछ लोग उस पार्टी में, कुछ लोग उस पार्टी में ठीक है, और दोनों मतलब क्या होंगे, पंक्तिबद्ध होकर मतलब क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे ठीक है, ध्यान में रखेंगे ठीक है। अभिनय काल में एक दल गाना गाता हुआ तो दूसरे दल के पास जाता है, तो पुनः उल्टे पांव लौट आता है। जट का समूह खड़ा होकर तो जटिन का समूह पहले खड़ा होकर फिर झुक कर गाता है ठीक है। मतलब इसमें क्या होती है, एक तो जुगलबंदी जो होती है, एक बार जट का समूह तो एक बार जटिन का समूह ठीक है। दोनों में महिलाएं ही होती है, लेकिन मतलब उसमें पुरुष के भेष में होता है, एक में महिलाओं की भेष में होती है ठीक है। और इस प्रकार से नाट्य कला को दिखाया जाता है ठीक है। तो जट जटिन आपको ध्यान में रखना है। अब आता है भाकुली बंका। क्या होता है भाकुली बंटा, तो इसे प्राय जट जटिन के साथ ही सावन के कार्तिक माह तक प्रस्तुत किया जाता है, मगर कहीं कहीं लोग इसे स्वतंत्र रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। इसके अभिनय का समय साज सज्जा जट जटिन के समान ही है। अंका वंका टिहुली और भाकुली इसके प्रमुख पात्र होते हैं। कौन होते हैं, अंका वंका टिहलू और भाकुली ठीक है। किसके प्रमुख पात्र है, तो भाकुली बंका नृत्य नाट्य का नाम है ठीक है। और इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है, अंका वंका टिहलू और भाकुली ठीक है। और वहां पे जट जटिन का प्रमुख पात्र कौन है, जट और जटिन, लेकिन ग्रुपिंग में होता है, जट में भी ग्रुप में भी कुछ लोग होंगे और जटिन के ग्रुप में भी कुछ लोग होंगे ठीक है। इस लोक नाट्य की प्रस्तुति बिल्कुल प्राकृतिक और सहज ढंग से की जाती है। इसमें ग्रामीण जीवन का प्रभावी प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसमें परिक्त उपमा ग्रामीण या क्षेत्रीयता से जुड़ी होती है ठीक है। अंका वंका देख रहे हैं, टिहुलू भाकुलू ये सब क्या ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ नाम है ठीक है। और जट जटिन में क्या होता है, तो एक पक्ष जो होता है लड़का वाला होता है, दूसरा पक्ष जो होता है लड़की वाला होता है ठीक है। तब इस नाट्य को किया जाता है ठीक है। अब आते हैं कीर्तनिया। तो कीर्तन तो जाते हैं ऐसे श्री कृष्ण जी के समान में कीर्तन किया जाता है, वैष्णव परंपरा से संबंधित है कीर्तन। और कीर्तन के जो जन्मदाता कौन थे, कीर्तन के जन्मदाता कौन थे, रामानंद सर। किस, और चैतन्य कोई याद भी, महाप्रभु। हाँ कीर्तन चैतन्य महाप्रभु के यहाँ। कीर्तन जो है सो बंगाल में सबसे पहले उद्भव हुआ था ठीक है, ध्यान में रखेंगे ठीक है। ये बिहार का भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है ठीक है, कीर्तनिया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के माध्यम से किया जाता है। अब आते हैं सामा चकेवा। सभी लोगों ने खेला होगा सामा चकेवा, नहीं जानते सामा चकेवा भी आप लोग, बिहार में ही है ना आप लोग, चलो बहाल ठीक है, काफी पॉपुलर है बिहार में सामा चकेवा ठीक है। हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज आई थी महारानी करके, कोई यस वेब सर, सीरीज थी, उसमें भी समा उत्तर चकेवा साइड का, में। हाँ ठीक है, समा चकेवा को उसमें भी दिखाया गया था ठीक है। देखिए समा चकेवा नाट्य का आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है ठीक है। यह नृत्य समूह गान में गाए जाने वाले गीतों के प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से पेश किया जाता है। इसमें कुमारी कन्याओं को द्वारा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। समा चकेवा का हम कहानी सुना देते हैं ठीक है। देखिए समा जो थी कृष्ण जी की बेटी थी ठीक है, और चकेवा जो था उसका भाई था ठीक है। अब समा जो थी ना, मतलब क्या होती थी, प्रतिदिन मतलब क्या होती थी, साधु की सेवा करने के लिए जंगल की तरफ से जाती थी ठीक है। लेकिन उसके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था चुगला।
मंत्री का नाम क्या था? चुगला। चुगला ने क्या किया? पूरे दरबारी को भड़का दिया और श्री कृष्ण जी को भी मतलब भड़का दिया से समा का मतलब किसी साधु के साथ अवैध संबंध है, ठीक है। और कृष्ण जी आनंद फानन में बिना समझे हुए बातों को मतलब समा को साफ दे दिए और समा जो थी मतलब क्या बन गई? मतलब क्या बन गई? तो एक पंछी बन जाती है, ठीक है। ये बात जब चकेवा को पता चला, उसके भाई को पता चला, तो उसके भाई ने मतलब क्या किया? इस बात को साबित किया से नहीं, समा सही है। और चुगला ने मतलब क्या किया? उसको मतलब क्या किया? भड़काया है, ठीक है। उसके बाद श्री कृष्ण जी को मतलब क्या होता है? पश्चाताप होता है और श्री कृष्ण जी फिर से मतलब क्या होते हैं? समा को मतलब फिर से मतलब क्या है? मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः भाई बहन का पर्व है जिसमें मतलब समा क्या होती है? बहन होती है। और चकेवा की बात करती है, क्या होता है? उसके भाई होता है, ठीक है। समा का रक्षा करने का दायित्व चकेवा के ऊपर होता है। चुगला को जलाया जाता है, इसमें आप देखिएगा, इसमें चुगला बनाया जाता है मिट्टी का और उसमें चुगला को मतलब क्या किया जाता है? जलाया जाता है, ठीक है। तो चुगला जो था उसने मतलब अफवाह फैलाई थी समा के बारे में, तो ये कहानी में इसी चीज को दिखाया गया है। रियल स्टोरी है ये। और ये परंपरा बिहार में आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? जो पात्र जो होते हैं मिट्टी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पात्र की बात करेंगे, मिट्टी के बने होते हैं। अभिनव गीत होते हैं, नृत्य एवं अद्भुत समरभ्य इस नाट्य में देखने को मिलता है, ठीक है। समया की बात करेंगे, श्यामा। श्यामा की बात करेंगे, समा थी। श्यामा मतलब श्री कृष्ण जी के बेटी का नाम श्यामा था। श्याम बोलते हैं कृष्ण जी को, उनकी बेटी का नाम श्यामा था, संक्षेप में सामा। और चकेवा जो था उसका भाई था, ठीक है। तो दोनों भाई बहन का है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सतभैया बनता है, ठीक है। सतभैया में 7 भाई होते हैं। चुगला होता है। चुगला श्री कृष्ण जी का मंत्री था जिसने मतलब समा के बारे में अफवाह फैलाई थी, तो साधु के साथ इसके अवैध संबंध है। एक खिररिच होता है, बनतीतर होता है, झांसी कुत्ता होता है, बिरदावन होता है। बिरदावन कृष्ण मतलब बिरदावन में ही सेवा करने के लिए समाज जो थी वो जाती थी, वहां पे साधु की सेवा करने के लिए जाती थी, ठीक है। इठला इटली होता है, मुंह होता है, बट देखनी होता है, ग्वालिन होता है, हाथी आदि इस नाट्य के अन्य पात्रों में प्रमुख है। लड़कियां कृष्णा राधा की भांति मतलब रास भी रचाती है। और अंतिम दिनों में क्या होता है ना? अंतिम दिनों में क्या होता है? समा को विदा किया जाता है। जब समा को विदा किया जाता है तो जिस तरीके से एक बेटी को विदा करते हैं उसी तरीके से पूरा इस खेल में आप देखेंगे धान वगैरह पूरा अनाज वगैरह के साथ मतलब समा को रखकर मतलब क्या किया जाता है? 8 8 9 दिन के बाद इसको फाइनली मतलब विदा कर दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है? कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई मूर्ति के बीच में रख दिया जाता है तथा इसके चारों ओर गोलाकार घेरे शेष पात्रों को रखा जाता है और फिर इसके चारों लड़कियां स्वयं मतलब नाचती गाती है, ठीक है। अंतिम समय में क्या होता है? तो चुगला को जलाती है। तो ये खेल जो है बिहार में मिथिला के क्षेत्र में भी काफी अधिक प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में भी ये खेल आपको देखने को मिलता है। मुख्य रूप से जो अविवाहित महिलाएं होती है, विवाहित भी करती है लेकिन मुख्य रूप से अविवाहित महिलाओं के द्वारा इस खेल को मतलब किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्षमा चकेवा, ठीक है। क्लियर? हमको लगता है कल्चर के बारे में आप लोग से ज्यादा तो मुझे जानकारी है, क्या पता। सर ये लोक संगीत सहरसा एवं लोक राग की बात तरफ करेंगे। होता है। पूरा जगह पे होता है, पूरे बिहार में होता है, ठीक है। लगभग पूरे मैंने बिहार में भी होता है, मिथिला देखा में है। तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, भाई बहन का त्योहार है। आप तो आदमी को मोबाइल से ये सबसे फुर्सत मिले तब ना खेलने जाए, लेकिन हम लोगों से तो काफी अभी तो हमारे इधर भी काफी पॉपुलर है ये। चलिए, आप छोड़ दूं, रहने दूं या और पढ़ा दूं? ये पढ़ा देते हैं, ठीक है। लोक संगीत लोक राग, हाँ ये लोक कथा कल करवाएंगे, ठीक है। इतना करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे लोक संगीत एवं लोक राग, ठीक है। बिहार का सांस्कृतिक रीति रिवाज अति प्राचीन है। संगीत का मतलब सभी सांस्कृतिक का एक निर्णायक स्थान रखता है, ठीक है। इस तरह यह मनोरंजन का साधन भी है, तो दूसरी तरफ सृजनशील प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना में बृहद रूप से फैला। क्योंकि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का जो पतन जब होता है तो भाई साहब संगीत कब करोगे आप? ठीक है, ध्यान रखेंगे। संगीत अब आप क्या करेंगे? ठीक है, संगीत तभी करेंगे जब आपके पास पैसा अपार होगा। वही होता है ना, संगीत नाच गाना पे जो आप खर्च जो कोई भी लोग करता है, ठीक है, या फिर मनोरंजन के साधन पे कब लोग करता है? जब अपने जरूरत के पैसा के हिसाब से तो नहीं खर्च करेंगे, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। तो 18वीं शताब्दी में आफ्टर औरंगजेब, ठीक है, आफ्टर औरंगजेब आप देखोगे तो मुगल सम्राट का स्थिति तो बहुत अधिक खराब रहती है। और उससे पहले ही संगीत का मतलब क्या होता था? संगीत का जनाजा मुगल साम्राज्य से निकल चुका होता, क्योंकि औरंगजेब जो था मतलब कट्टर जो था सुन्नी था।
ठीक है, अपने आप को पीर कहता था और वो संगीत से नफरत करता था, तो मुगल दरबार में संगीत का जनाजा तो निकल चुका था। उसके बाद आफ्टर औरंगजेब की बात करेंगे 1707 के बाद, तो मुगल सम्राट के पास इतना पैसा नहीं थे तो इन कलाकारों को अपने दरबार में रहकर मतलब क्या करें, इनका संगीत गाना का आनंद ले। तो सबके सब बेरोजगार हो जाते हैं। जब सबके सब बेरोजगार होते हैं, लखनऊ की तरफ निकल जाते हैं, बनारस की तरफ निकल जाते हैं, पटना की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है, ग्वालियर की तरफ निकल जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, नए नए संगीत का, ठीक है, विकास होता है। ठीक है, पटना में ख्याल एवं ठुमरी की शैलियों का विशेष लोकप्रियता मिली। इन्हें लोकप्रियता बनाने में लोक गायकों का विशेष सहयोग रहा। ठीक है, इसमें रोशन आरा बेगम, इमाम बंदी, ठीक है, रामादासी के नाम क्या है, उल्लेखनीय है। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर बहुत डिटेल्स में जाओगे तो उसी समय आफ्टर मुगल पीरियड के बाद एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं तवायफ। ठीक है, तवायफ प्रोस्टिट्यूट नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, इनका मुख्य काम जो होता है गाना बजाना होता है। तो आफ्टर मुगल पीरियड के बाद आप देखोगे तो एक कल्चर आपको कोठा कल्चर डेवलप होता है, जहां पे मतलब आप देखेंगे तो वहां पर भी मतलब नाच गाना होता है, लेकिन उसको अभी के प्रोस्टिट्यूशन से उसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। वो प्रोस्टिट्यूशन में मुख्यतः मतलब इन्वॉल्व नहीं होते थे। ठीक है, ध्यान रखें, वो बिल्कुल डिफरेंट होता था। उनका मतलब जो होता है, तो उनका मतलब मुख्य काम ही था गाना बजाना था। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा था। ठीक है, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को जब असहयोग आंदोलन शुरू करना था, तिलक पोस्ट का जब स्थापना करना था, तो एक तबायफ से उन्होंने मत लिया था। तबायफ गलत शब्द नहीं है, तबायफ उर्दू का शब्द है, इसको प्रोस्टिट्यूशन से बिल्कुल भी कनेक्ट मत कीजिएगा। उनका होता था गाना बजाना होता था। ठीक है, ये मुगल आर्ट से जुड़ी हुई थी, मुगल कल्चर से जुड़ा हुआ था ये। ठीक है, तो महात्मा गांधी जाते, एक तबायफ नाम भूल रहा हूँ उसका, जौहर, आई थिंक जौहर आरा था, एक उनका नाम था, जौहर करके कुछ नाम था। तो महात्मा गांधी को बोल जहाँ रहे ठीक है हम, जहां आरा नहीं थी, ठीक है, जौहर करके कुछ नाम था उसका। ठीक है, तो वहां पे महात्मा गांधी को बोलते थे ठीक है हम हेल्प करेंगे आपका, लेकिन आपको मेरा नृत्य देखने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, और जो पैसा जो कलेक्शन होगा ना, सब पूरा हम तिलक कोष में जमा कर देंगे। लेकिन महात्मा गांधी जो थे नहीं जा पाते हैं, और उनके बिहाफ पे, ठीक है, उनके बिहाफ पे शौकत अली जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 24,000 रुपया कलेक्शन होता उस दौरान। ठीक है, तो महिला जो थी, उन्होंने 12,000 रुपया दे दिया। ठीक है, तो ये क्या नाम है ये, शौकत अली बोले तो पूरा पूरा 24,000 आपको देना चाहिए। 24,000 की बात हुई थी, अब 12,000 क्यों दे रही? तो वो कहती है बात तो ये भी हुई थी से गांधी जी भी आएंगे, लेकिन गांधी जी तो आए नहीं, आए तो आप, तो इसीलिए आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आपको आधा पैसा ही मिलेगा। तो इनका बहुत कल्चर में योगदान था। तो मेरा कनेक्ट कहने का मतलब यही था कि लोक गायकों का विशेष सहयोग रहा, जिनमें से रोशन आरा बेगम, इमाम बंदी, ठीक है, रामदासी का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, और प्राचीन संस्कार का कारण ही बिहार के विभिन्न राग लोकप्रिय हुआ। इनके प्रचलन में विभिन्न रागों पर से नचारी है, लगनी है, फाग है, चैता है, पूर्वी है। तो ये तो कल्चर से जुड़ा हुआ है। नचारी की बात करेंगे, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए होता है। लगनी शादी के समय में, शादी के समय में देखिएगा 6-7 दिन पहले से गाना बजाना होना शुरू हो जाता, नहीं होता? महिलाएं लोग जो कहती है, लगन जगने के बाद देखिएगा घर में लड़का का भी शादी हो, फिर लड़की का भी शादी हो, फिर लगन होता है, उसमें गाना होता है। फाग फगुआ के समय होता है। चैता एक विशेष ऋतु है कि पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी वियोग गीत है। ठीक है, मतलब पूर्वी का मतलब एक वियोग गीत है, पूरब की मतलब कलकत्ता कमाने के लिए, ठीक है, पति के कलकत्ता कमाने जाने के संदर्भ में, ठीक है, पूर्वी गाया जाता है, जो कि वियोग गीत है, जो कि पत्नी को छोड़ के पति बाहर काम करने चला जाता है, तो उसमें पूर्वी गाते हैं। पूर्वी वो कलकत्ता से इसलिए कनेक्ट किया गया क्योंकि दैट टाइम कलकत्ता हुआ तो बिगर पार्ट, ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा था। लोग कमाने के लिए कहाँ जाते थे? कलकत्ता ही जाते थे, तो इसीलिए उसको पूर्वी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, राग है। अब देखिए जो बात मैंने बताया वही है। ठीक है, अब देखिए नचारी की बात करेंगे तो भगवान शंकर के प्रार्थना के रूप में की गई है। इस राग के गीतों की रचयिता 15वीं शती के कवि विद्यापति थे। उन्होंने इस गीत की रचना भगवान शंकर के प्रार्थना के रूप में की। यह राग इतना महत्वपूर्ण था कि अबुल फजल ने इसे आईने अकबरी में इसका वर्णन किया था। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बिहार के कौन से लोक संगीति का वर्णन आपको आईने अकबरी में आपको देखने को मिलता है, नचारी में देखने को मिलता है। और नचारी किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा लगनी गीत। तो लगनी, इस गीत की भी कवि विद्यापति की रचनाएं हैं। ये भी नचारी भी विद्यापति जी का, और ये भी लगनी भी। यह गीत संपूर्ण उत्तर भारत में विवाह के शुभ अवसर पे आज भी गाया जाता है। ठीक है, ये सब क्या घर में देखिएगा 7 दिन 8 दिन पहले विवाह का जो गीत जो होता रहता है, इसमें आप लोग को ध्यान में होगा, महिलाएं आना नहीं चाहती हैं। पहले तो आसानी से आप सबको बुलाने जाना पड़ता है। अब बुलाने जाना पड़ता है, 2 घंटा 3 घंटा आपके यहाँ गीत गाएंगे, जाने के समय उनको गिफ्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, आप लोग इस होता है कि नहीं, लेकिन हमारे इधर तो होता है। ठीक है, तो उस समय यस देखिएगा सर, लगनी लड्डू गीत दे गाया जाता है। ठीक लड्डू है, देना पड़ता है।
कुछ भी दीजिए, लेकिन एक परंपरा है, उसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद के फाग या होली। होली बिहार तथा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण त्योहार है। यहाँ फाग गाना विशेष रूप से प्रचलित है। आधुनिक समय फगुआ की गीतों की रचना बेतिया राज के जमींदार महाराजा नवल किशोर सिंह प्रसिद्ध थे। तो ध्यान में रखिएगा, बेतिया राज की जमींदार महाराजा जो थे नवल किशोर सिंह जो थे, ये फगुआ के गीतों की रचना के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनके गीत उत्तर बिहार के पश्चिमी जिलों में मतलब क्या है, काफी अधिक मतलब जनप्रिय आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं चैता। चैता फाग की तरह चैता भी बिहार का अनुपम देन है। लोग फागुन के महीने में फाग गाते हैं और चैत के महीने में चैता गाते हैं। और चैता जैसे मुख्य रूप से, ठीक है ध्यान रखें, मुख्य रूप से पटना तथा राज्य के भोजपुरी भाषी क्षेत्र वाला जो जिला, वहां पे आपको चैता प्रसिद्ध है। अब आते पूर्वी। ठीक है, तो पहले इस राग को बिहनी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी राग की जन्मभूमि सारण जिला को कहा जाता है। इस राग के उल्लेखनीय केंद्र पटना, ठीक है ध्यान रखें, पटना, गया, भोजपुर, दरभंगा, मुंगेर तथा भागलपुर इत्यादि है। पटना इस राग का प्रमुख केंद्र था, जहां प्रसिद्ध गायक राजा शाह ने एक नया यंत्र संगीत चलाया था, इसके टाट कहा जाता था। इन्होंने गाने बजाने के बारे में नगमत अस्फी नाम की पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक है? नगमत अस्फी। ठीक है, किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? राजा शाह के द्वारा। ठीक है, राजा शाह ने किस यंत्र का मतलब विकास किया था? तो उसका नाम क्या था? टाट। क्या नाम था इसका? टाट। अब पूर्वी जो है तो मतलब एक तरह से वियोग गीत है, फिर भी बता रहा हूं कौन सा है, वियोग गीत है। ठीक है, जहां पे पति के कमाने जाने पे मतलब स्त्री के द्वारा मतलब वियोग के रूप में इस पूर्वी गीत को गाया जाता है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोक कथा देखेंगे। लोक कथा के कल के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, आई थिंक इनफ हो गया।